थर्मल एक्सपेंशन से। थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था नाइन्थ लास्ट चैप्टर था हमारा, और वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन जो है एक ऐसा टॉपिक है जिससे कभी सवाल जनरली पूछ लिए जाते हैं, समझते हैं बेसिक क्वेश्चंस में से थर्मल एक्सपेंशन की बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए, और जो इक्वेशंस हमने मैट्रिक पर पढ़ी थी वो इक्वेशंस भी हमें आनी चाहिए। कि इंटरमीडिएट में जब हम लास्ट ईयर में देखते हैं पुरानी बुक को, सेकेंड ईयर की पुरानी बुक लास्ट ईयर नहीं कह सकते हैं 2024 में जब हमने लास्ट टाइम पढ़े 2023 में, तो उस बुक के अंदर थर्मल एक्सपेंशन एज अ टॉपिक इंक्लूड था, एक पार्ट था चैप्टर नंबर 11 का। लेकिन जब से बुक नहीं रिवाइज हुई है, बुक रिवाइज होने के साथ फिर अब हमारे पास वो टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है मैं एनडी का टेस्ट आता है या कहीं और कुछ और यूनिवर्सिटीज का मैं टेस्ट देखता हूँ तो वो उन टॉपिक्स को इंक्लूड करना चाहती है, तो टेस्ट में वो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें। हम टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम बुक नहीं देखेंगे, वी इंक्लूड की जैसे मैंने बोला बस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके अंदर हीट के अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं चाहे वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हमारे बुक से, ठीक है, वो भी हम इंक्लूड करेंगे टेस्ट की प्रिपरेशन। ठीक है, उससे सवाल आएंगे भी हम देखेंगे लेक्चर के टाइम में कुछ एमसीक्यूज आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें हमें नजर आएगा कुछ सवाल पूछेगा। चलिए आइए मेरे बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन। ओके मेरा बेटा, थर्मल एक्सपेंशन से तो हमें एक ही लफ्ज समझ आता है मेरा बेटा, एक्सपेंड होना। ठीक है, एक्सपेंड होने का मतलब है मेरा बेटा अगर हमारे पास एक्सपेंड होने को हम कहें तो इंक्रीज इन डायमेंशन, इंक्रीज है ना इन डायमेंशन। डायमेंशन हम मेरा बेटा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन में अगर लेंथ बढ़ गया, विड्थ बढ़ गई, हाइट बढ़ गया तो मेरा बेटा ये सारे की सारे क्या है, एक्सपेंशन। ठीक है, लेंथ, विड्थ या हाइट बढ़ जाना ये मेरा बेटा बेसिकली एक्सपेंशन है। तो हमारे पास एक्सपेंशन तो है लेकिन मेरे बेटा किसकी वजह से, थर्म की वजह से। इसका मतलब क्या मेरा बेटा, हीट किसी ऑब्जेक्ट को करे और उसकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। हीट करे और कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो मेरा बेटा इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है कि द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट, और मेरा बेटा इस मोर अच्छा increase in dimension due to heat or due to heat is known as थर्मल एक्सपेंशन। मेरे बेटा अब जो थर्मल एक्सपेंशन है, लेट्स सपोज कर मेरा बच्चा कि ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, ठीक है मेरा बेटा, इसकी इनिशियल लेंथ लेगी L1, इनिशियल लेंथ L1। अब मेरे बेटा एक्सपेंशन में बेसिकली हो क्या रहा होता है जब हम हीट करते हैं, लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैंने हीट करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन याद रखें जब शुरू में इसका टेम्परेचर होगा मेरा बेटा, वो टेम्परेचर होगा T1। क्या होगा, T1। अब टेम्परेचर अगर हमारे पास इसका T1 है और मेरा बेटा जब इसको हीट करना शुरू करेंगे तो बेसिकली जब एक्सपेंशन होती क्यों है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, याद करें एक चीज हमने पढ़ी है कि मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है,
सही ना। टेम्परेचर बढ़ाने में क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। अब मेरा बेटा उसकी इक्वेशन भी आज हम देखेंगे, ठीक है। तो एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जितनी एनर्जी बढ़ेगी तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। अब जब ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड, ठीक है। तो मेरे बेटा इसकी वजह से क्या होता है, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ स्पेस क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर लेट्स सपोज करो ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान के गैप कह रहा हूं मेरे बेटा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के दरमियान मेरे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा मेरे बेटा, क्यों, क्योंकि इंक्रीज होगा मेरे बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ड्यू टू इंक्रीज, इसके वजह से मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी। और वो क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे मेरा बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स। अब देखिए लेट्स सपोज करो मेरा बेटा पहले टेम्परेचर कम था, ठीक है। तो लेट्स सपोज करो एक मॉलिक्यूल के दरमियान गैप है या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जब मैंने हीट किया तो एक मॉलिक्यूल के दरमियान अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं कितना बड़ा होता नहीं, वो तो माइक्रोन्स में भी हो तो बड़ी बात, ठीक है ना। हम वैसे इमेजिन कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो 2 सेंटीमीटर, जब हीट किया तो कितना हो गया 3, तो मेरा बेटा कितना बढ़ गया 1 सेंटीमीटर। लेकिन मेरा बेटा अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, अब देखो एक मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा वो 1 सेंटीमीटर बढ़ा। अगर यहाँ पर एक पूरी लेंथ में 100 इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो कितना सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा मेरा बेटा। इसका मतलब पहले से लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। समझ रहे क्यों मेरा बेटा, इसकी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पेस बढ़ गया। और हमारे पास मेरा बेटा अगर ये स्पेस बढ़ गया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने की वजह से लेंथ इंक्रीज होगी। अब मेरा बेटा जितनी भी लेंथ इंक्रीज होगी, हमने वैसे इमेजिनरी वैल्यू में लिखा है 100 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ते ही और जो साइज है ये इंक्रीज हो जाएगा मेरा बेटा। फाइनल लेंथ जितनी भी आएगी हीट करने से, हमारे पास उसको नाम रख दिया L2, उसको टेम्परेचर है मेरा बेटा T, ठीक है। तो हमारे पास अगर लफ्ज इस्तेमाल करता है पेपर में एक्सपेंशन, तो मेरा बेटा एक्सपेंशन का मतलब तो कितना बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो मेरा बेटा उसको अगर हम देखें यहाँ से तो कितना इंक्रीज हो गया, तो मेरा बेटा इंक्रीज ये है ना, इनिशियल कितना था L1, तो इंक्रीज कितना हुआ मेरा बेटा, ये तो यहाँ से पता चलेगा, ये मेरा बेटा क्या होगा डेल्टा L, है ना, व्हिच इज इक्वल टू किसके बराबर है, L2 माइनस L, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपेंशन कितनी हुई, ये हुई मेरे बेटा, ये एक्सपेंशन हुई, ये तो पहले से मौजूद था, कितनी एक्सपेंशन कितनी हुई है, कितने के बराबर है मेरे बेटा एक्सपेंशन डेल्टा है। तो मेरे बेटा डेल्टा एन को देखा जाए, एक दफा सवाल पेपर में आया, डेल्टा एन को देखा जाए जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है मेरे बेटा, इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल लेंथ। क्यों मेरे बेटा, अगर देखो लेट्स सपोज करो अगर इनिशियल लेंथ ज्यादा पहले छोटा है लेट्स सपोज, तो हमारे पास मेरा बेटा अगर 100 इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़े तो हीट करने से कितना सेंटीमीटर बढ़ा था, 100 सेंटीमीटर। अगर इसकी लेंथ इनिशियल ज्यादा होती और उसमें एटम अरेंज होते 200 तो कितना सेंटीमीटर बढ़ता, 200 बढ़ता। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाते, ज्यादा तादाद में होते, लेंथ ज्यादा होगी शुरू में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की तादाद भी क्या होगी, तो मेरा बेटा एक्सपेंशन भी क्या होगी। तो इसका मतलब ये हुआ एक्सपेंशन डिपेंड करता है कि आपकी पहले इनिशियल लेंथ कितनी थी, ठीक है ना। तो इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करता है। पहली बात ये होगी तो मेरा बेटा एक्सपेंशन is directly proportional to initial length. Okay. इसका मतलब वो एक्सपेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एल से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके में रहेगा, L1 इनिशियल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया था, L1 से,
ठीक है। इसके अलावा मेरे बेटे किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है। लेट्स सपोज करो अगर 10 डिग्री बढ़ाने से हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, बाद में हीट कर दिया आपने 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 10 डिग्री बढ़ाने से 1 सेंटीमीटर बढ़ा था। तो अगर 20 डिग्री बढ़ाते नया नहीं देना था, उसी में इंक डालना, ठीक है। ओके, तो उसी में मेरा बेटा अब अगर 10 डिग्री बढ़ाए तो कितना सेंटीमीटर बढ़ा था, 1। लेकिन अगर हम इसको 20 डिग्री बढ़ाते तो कितना बढ़ता, जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर इक्वेशन कम होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्सपेंशन है वो एक और चीज पे डिपेंड कर रही है, कितना इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कैसे निकाला मेरा बेटा, T2 में से किसको माइनस किया, तभी तो पता चला मेरा बेटा। इसका मतलब चेंज इन टेंपरेचर पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जब हम इन दोनों को इक्वेशन को हम ऐड करवा लेते हैं या कंबाइन करवा लेते हैं, कंबाइन करवाने में हमें L1 into डेल्टा T, ठीक है मेरे बेटा। और ये हमारे पास जब हम प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करते हैं तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा, ठीक है। तो ये मेरे बेटा इक्वेशन होती है एक्सप्रेशन, मैंने राइट में भी देखा, ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ओके, डेल्टा L मेरा बेटा अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, मेरा बेटा अल्फा को अगर हम देख लें, अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर देखें मेरा बेटा तो अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, डेल्टा L L1 इनटू डेल्टा T, ऐसे ही मेरा बेटा, सेम, ठीक है। तो हमारे पास मेरे बेटा इस लफ्ज को हम कैसे पढ़ते हैं, याद करो रेजिस्टेंस में पढ़ा था, चेंज इन लेंथ नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जब भी चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड किया जाता है इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बेटा फ्रैक्शनल, क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेंपरेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेंपरेचर इज नोन एज, ठीक है, फ्रैक्शनल change in temperature, change in length per unit rise in temperature, per unit मेरा बेटा डिवाइड बाय, ठीक है, per unit rise in temperature, that is the definition of, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं ना, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये था डेल्टा L चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा L डिवाइड बाय पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, राइज का मतलब कितना बढ़ा है कितना था मेरे बेटा, 10 से कितना कर दिया था 20, 10 डिग्री बढ़ा है, चेंज इन पर यूनिट, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर मेरा बेटा सेम नहीं होगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर सेम नहीं होगा, फ्रैक्शनल को डिवाइड करके इनिशियल लेंथ में इसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेंपरेचर। मेरे बेटा अगर इसकी यूनिट भी देखो तो हमारे पास किसके बराबर होगी, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, नीचे भी क्या लेंथ मीटर, और मेरे बेटा दूसरी टेंपरेचर केल्विन, मेरे बेटा ऊपर नीचे कैंसिल, नीचे से ऊपर लिखा है कैंसिल, दैट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब मेरे बेटा अल्फा हमें क्या बता रहा है, बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कितना फ्रैक्शन में लेंथ चेंज होगा अगर 1 डिग्री बढ़ा है, इसी डेफिनेशन को समझो, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कितना चेंज आएगा लेंथ में अगर कितना 1 डिग्री बढ़ा है। इसका मतलब है अल्फा से हमें पता चलता है डिफरेंट मटेरियल तो डिफरेंट एक्सपेंशन शो करता है,
लेट्स सपोज करें हमारे पास मेरे बेटा मेटल की एक्सपेंशन ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगर हम हमारे पास सेरेमिक्स की बात करें या किसी और की बात करें तो हमारे पास एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन है 1 डिग्री बढ़ाने से कितना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हर मटेरियल के लिए मेरे बेटा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो 1 डिग्री बढ़ने पे हर मटेरियल अलग अलग एक्सपेंशन शो करता है। दैट्स व्हाई अल्फा की वैल्यू मटेरियल टाइप पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। जिसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या बता रहा है कि 1 डिग्री में वो ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें एक्सपेंशन भी क्या होगी, तो अल्फा का ज्यादा होना शो करता है कि एक्सपेंशन भी क्या होगी। जिन मटेरियल की अल्फा की वैल्यू ज्यादा उसमें एक्सपेंशन भी क्या मेरे बेटा ज्यादा, और जिनकी अल्फा की वैल्यू कम उसमें एक्सपेंशन भी क्या होगी मेरे बेटा कम। यानी आप समझ आ गई। तो अल्फा बेसिकली हमारे पास अल्फा अगर ज्यादा होगा हमारे पास एक्सपेंशन इन डेल्टा एल भी क्या होगा मेरे बेटा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास एक्सपेंशन भी क्या होगी कम। यानी क्लियर बात मेरे बेटा, कोई मसला नहीं। ये कांस्टेंट तो होता है लेकिन मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है। हर मटेरियल पे एक्सपेंशन अलग अलग तरह की होती है। तो 1 डिग्री बढ़ाने में कितना एक्सपेंड कर रहा है उससे पता चलता है मेरे बेटा अल्फा से, ठीक है। मेरे बेटा एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंशन अपने वैसे तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। लीनियर एक्सपेंशन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, लेंथ पे कितना एक्सपेंड हो रहा है, एक होता है एरियल एक्सपेंशन, ठीक है, इसको सुपरफिशियल भी एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन हमारे पास एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है ना। वॉल्यूम पे कितना एक्सपेंड आ रहा है, तो हमारे पास मेरे बेटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में ज्यादा फर्क नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मेरे बेटा सिंपल। अगर लेंथ में हम सिर्फ लेंथ में देख रहे थे तो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन चला है, लेकिन विड्थ में भी देखिए और हाइट में भी देखिए, तीनों डायमेंशन में देखिए। तो अब लेंथ विड्थ हाइट तीनों देख रहे हैं तो मेरे बेटा कौन सा एक्सपेंशन है, वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूम में एक्सपेंशन देख रहे हैं कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, तो मेरे बेटा सिंपल सी बात है एक्सपेंशन तो वही है, तो मेरे बेटा चेंज इन वॉल्यूम होगा लेंथ की वजह। लेकिन क्या किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वॉल्यूम पे, है ना। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा वो जल्दी जल्दी एक्सपेंड होगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होंगे ज्यादा। तो हमने बात की ना चेंज इन लेंथ डिपेंड करता है इनिशियल लेंथ, इसी तरह वॉल्यूम डिपेंड करेगा इनिशियल वॉल्यूम पे। और दूसरा मेरे बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन कितना हीट कर रहे हैं मेरे बेटा वॉल्यूम में एक्सपेंशन कितना है, ठीक है ना। तो आप लीनियरली नहीं देख रहे हैं, तीनों डायमेंशन को देखेंगे, तीनों डायमेंशन को देखेंगे तो मेरे बेटा क्या हो जाएगा, लीनियर की बजाय क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा। और अगर हम इनको कंबाइन करें मेरा बच्चा तो डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, V1 इनटू डेल्टा T, सही। और यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करते हैं तो अल्फा के बजाय आता है मेरा बच्चा बीटा, क्या आता है, तो मेरा बेटा डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा T, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा बेटा इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर कौन सा एक्सपेंशन था, अब यहाँ पर क्या होगा, बीटा क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो मेरा बेटा यहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे बेटा कोई पढ़ के बता सकता व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ बीटा, फ्रैक्शनल चेंज इसका फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम का पर यूनिट, मेरे बेटा कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है लेंथ में 1 डिग्री बढ़ने पे, दैट शोज बाय बीटा, है ना। और अल्फा क्या शो करता था, एक कितनी लेंथ में चेंज आ रही है 1 डिग्री बढ़ाने पे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ठीक है। तो मेरा बेटा लिख लो कि डेफिनेशन, तो मसला तो नहीं, लेकिन अल्फा और बीटा की देखिए यूनिट, वॉल्यूम ऊपर है मीटर क्यूब, नीचे मीटर क्यूब, मेरा बेटा ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या बचा मेरा बेटा टेम्परेचर की यूनिट, इसका मतलब बीटा की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, केल्विन इनवर्स, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्या होगी मेरा बेटा केल्विन,
ठीक है। और फाइनल लेंथ अगर हम लिखना चाहिए यहाँ से इक्वेशन में, मेरा बेटा डेल्टा वी किसके बराबर होगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v1 बीटा डेल्टा टी। सही, v1 मेरा बेटा माइनस का उस तरफ भेजा, प्लस का हो गया v1 प्लस v1 बीटा डेल्टा टी। कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, कितना आ रहा है v1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, दैट इज योर फाइनल लेंथ, ये फाइनल वॉल्यूम। और मेरे बेटा फाइनल लेंथ के लिए लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा, अब मेरे बेटा सेम होगा, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा लेंथ L2, मेरे बेटा इनिशियल लेंथ क्या था L1 1 प्लस मेरे बेटा बीटा की जगह क्या आएगा डेल्टा टी, क्या आएगा। अगर एक डायमेंशन में एक्सपेंशन देखते हैं मेरे बेटा, एक डायमेंशन में एक्सपेंशन देखते हैं लेंथ में, हमारे पास अल्फा आता है। लेकिन तीन डायमेंशन में देखते हैं लेंथ में, विड्थ में और हाइट में, तीनों डायमेंशन में देखते हैं क्या आ रहा है बीटा। इसका मतलब है बीटा कितना गुना ज्यादा है इसके मुकाबले, अल्फा के मुकाबले। सही, तो मेरे बेटा इसीलिए बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 3 अल्फा। कभी हमें अल्फा देकर बोले बीटा बता दो, 3 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, समझ रहे? सही, नहीं अगर वॉल्यूम इंक्लूड करोगे तो लेंथ नहीं होगी, तीनों को एक साथ कंपेयर करोगे तो लिमिटेड एक्सपेंशन का लेंथ, सिर्फ एक को देख रहे थे एक डायमेंशन में, लेंथ चेंज करना है। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, कभी भी अल्फा दे दे तो बीटा मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करें। हमारे पास जो दोनों फॉर्मूले में थे वो उसमें इनिशियल से रिलेटिव प्रोपोर्शनल हुआ है with respect to initial, with respect to initial तो रिलेटिव प्रोपोर्शनल को देखो को कांस्टेंट, ये वेरिएबल थोड़ी है चेंज हो रहा है। जब तुम कंपैरिजन करते हो ना इनवर्स रिलेशन, तो कोई ऐसी चीज हो जो चेंज हो रही है, ये तो कांस्टेंट होती है। सही, कांस्टेंट होते हैं, ये चीज थोड़ी होती है। हां, मटेरियल टू मटेरियल कांस्टेंट आप बोलेंगे चेंज नहीं होती, बीटा चेंज होगा लेकिन अगर कॉपर के लिए बात हो जाए, ठीक है, आज स्टील के लिए अलग हो जाएगा, अलग-अलग चीज हो जाएगी। तो फिर मैंने एक दफा ले लिया कोई खास तरह की स्टील, तो मेरे बेटा उसके लिए वैल्यू फिक्स नहीं है, उसमें चेंज होगा। ठीक है, चाहे उसकी लेंथ ज्यादा हो कम हो, मटेरियल से कुछ नहीं। डरे मेरे बेटे, चले आगे एक्सपेरिमेंट की बात कर ली, जो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, तो आपने 9 में पढ़ी थी। और समझो ना, अब हम बात करते हैं मेरे बेटा गैस की। सॉलिड का हमारे पास एक्सटेंशन न्यूट्रिएंट पढ़ना था, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए बेसिक्स, ठीक है। वहाँ से निकल आए 9 से बहुत दूर, लेकिन सेकेंड ईयर में आते हैं 3 साल हो गए आपके पढ़े। ओके, तो मैं इससे कुछ एमसीक्यूज कुछ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में है, दैट्स व्हाई मैंने ओके। चलिए मेरा बेटा, अब हमारे पास बात करेंगे गैस में, ठीक है, सॉलिड की बात होगी, ये तो एक्सपेरिमेंट सॉलिड था, तो अब बात करेंगे गैस की। गैस में मेरा बेटा हमारे पास, अगर गैस में हम देखें तो हमने पहले तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस देखा, कुछ पॉइंट्स याद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। हाँ मेरे बेटा बताए, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम का अपना सेल्फ गैस का वॉल्यूम क्या होता है, मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की कंपैरिजन। मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम तो बहुत कम होता है, मगर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसी वजह से उसका जो अपना मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस खाली होता है उनके दरमियान, ठीक है। कभी भी क्या वॉल्यूम ऑफ गैस फिक्स होता है, नहीं मेरे बेटा, है ना। वॉल्यूम जितनी जगह पे छोड़ दो उतना जगह लेगा। अगर एक गैस को गिलास में छोड़ो तो गिलास के अंदर रहेगा, कंटेनर में छोड़ो तो कंटेनर में रहेगा, ठीक है ना। उस कंटेनर के एरिया को पूरे वॉल्यूम को घेर लेगा। उसके बाद मेरे बेटा दूसरी बात, हमारे पास देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो
आइडियल कंडीशन बन जाती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। सही, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है मेरे बेटे। अब हम चलते हैं बेसिकली जो गैस में जाएंगे तो वी विल गो थ्रू द प्रेशर एंड फिर हम डिफरेंट इक्वेशन देखेंगे कैसे पेपर में सवाल पूछ करते हैं। आइए प्रेशर ऑफ गैस से स्टार्ट करें। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है मेरे बेटे। डेफिनेशन को बताएगा, the force applied by, कौन फोर्स अप्लाई करेगा? मेरे बेटे जब हम कंटेनर में देखते हैं, कंटेनर में हमने गैस को रख लिया, ऊपर से फिल्टर की, ठीक है। और मेरे बेटा अगर हमने इस कंटेनर में रख लिया गैस को, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या करेंगे? वॉल पे जाके हिट करेंगे मेरे बेटा। और मेरे बेटा जब ये वॉल पे हिट करेंगे तो क्या एक्सर्ट करेंगे? फोर्स। तो जितने एरिया पे ये फोर्स लगा रहे होते हैं उसको कहते हैं प्रेशर। प्रेशर बेसिकली क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अप्लाइड बाय, कौन अप्लाई करेगा? अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल per unit area is known as pressure, ठीक है, is known as pressure। प्रेशर ऑफ गैस में हमने इक्वेशन ड्राइव की थी मेरा बच्चा, P is equal to 1/3 rho V square, ठीक है, rho V square। प्रेशर हमारे पास यहाँ पर इससे पता चलता है कि प्रेशर जो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होगी, ठीक है, ये गैस की डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा मेरे बेटा क्या होगा? प्रेशर। दूसरा हमारे पास क्या होगा? काइनेटिक, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो हमारा फिर भी प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, ठीक है ना। तो दो चीजें हमें पता चलेगी मेरे बेटा। अगर हम असल में ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से पूछे जाते हैं। इससे पूछे जाते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सही, रूट मीन स्क्वायर। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास, अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ से सेपरेट करूँ मेरा बेटा, v इज द वेलोसिटी, है ना, कितनी स्पीड से मॉलिक्यूल आ रहा है, सही। रॉ मेरा बेटा डेंसिटी और क्या? p प्रेशर, सही। तो वेलोसिटी को अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालें 3p डिवाइड बाय मेरा बेटा क्या होगा? रॉ, सही। और मेरा बेटा अगर मैं इसको यहाँ से दोनों तरफ रूट ले लूं तो मेरे बेटा क्या बता? 3p डिवाइड बाय रॉ इज इक्वल टू अंडर रूट, मेरे बेटा v स्क्वायर। इसको बोलते हैं मेरे बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसे कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रूट मीन, अच्छा पता है स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों लेते हैं? अच्छा, आपको पता है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, मीन वेलोसिटी नहीं कहते, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमेशा कहते हैं। अच्छा, इसका बड़ा अच्छा रीजन है। अब देखो मेरा बच्चा, हम वहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, अभी यहाँ पर देखो अगर इसकी वजह क्या है। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस, हमने जब प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन की तो याद होगा एक वेलोसिटी, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, सॉरी गैस आ रहा है और ये टकरा के वापस आएगा ना, मॉलिक्यूल ऑफ गैस स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, सही मेरे बेटा। और टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्या? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? नहीं मेरा बेटा, मैग्नीट्यूड चेंज सिर्फ डायरेक्शन की वजह से माइनस आ रहा है, समझ रहे हो। ये कोलिजन कौन सी है? इलास्टिक, इलास्टिक कौन सी कोलिजन होती है मेरा बेटा? इलास्टिक कोलिजन में कभी वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व है तो वो कोलिजन कौन सा कर रहा है? इलास्टिक, ठीक है मेरे बेटा। अब अगर ये लेट सपोज ये मेरा बच्चा v1 है और ये v2 है, अब मैं इसकी मीन वैल्यू निकालने दूं, सिर्फ मीन, क्या कह रहा हूं? मीन याद है मेरा बच्चा किसके बराबर होता था? मीन इज इक्वल टू दो वेलोसिटी का सम कर लो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो मेरा बेटा अगर मैं इसको लूं v1
प्लस V2 डिवाइड बाय मेरा बेटा कितना होगा 4 प्लस -4 डिवाइड बाय 2 कितना आंसर आएगा 0 हो जाएगा सर। क्या वेलोसिटी नहीं रही, क्या करें? अगर मैं इसका स्क्वायर वेलोसिटी लेता तो मेरे बेटा इस पे भी स्क्वायर लेना पड़ता है, इस पे भी स्क्वायर लेना पड़ता सर। अब अगर इस पे स्क्वायर लेते तो इस पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा सर। अब मेरे बच्चे क्या बना 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16 डिवाइड बाय मेरे बेटा 16 प्लस 16 32 डिवाइड बाय, अब क्या 0 हो गया, ठीक है। इस पे स्क्वायर है, सो इस पे भी स्क्वायर है, तीनों के स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर है मेरे बेटा 16 है ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अगर आप रूट ले लोगे आप कितना आएगा मीन वैल्यू 4 आएगा ना मेरे बेटा। अब मीन वैल्यू 4 आएगा, इसलिए स्क्वायर वेलोसिटी मेरा पड़ता है बड़ा 0 हो जाएगा, समझ आया? ओके डन, बात नहीं समझ आ गई? ओके इस वजह से लेते हैं, मैं अभी आपको इसके रिजल्ट पता कर देते हैं बेटा। यहाँ से हमें इक्वेशन पता चल रही, ठीक है ना। यहाँ से हमें इक्वेशन पता चल रही P इज, हमें अगर मैंने कैंसिल कर दिया स्क्वायर से रूट को तो हमारे पास क्या बचा 3P डिवाइड बाय रॉ। और मेरे बेटा आप देखिए अगर हम वेलोसिटी को देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे मेरे बेटा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा अंडर रूट ऑफ प्रेशर सही। और दो कंडीशन डिफरेंट हो, एक दफा प्रेशर ज्यादा हो, एक दफा प्रेशर कम हो, तो मेरे बेटा वेलोसिटी क्या होगी, एक इनिशियल कंडीशन में प्रेशर कम था फिर प्रेशर बढ़ाया तो मेरे बेटा केस में वेलोसिटी भी क्या होगी डिफरेंट होगी, वो प्रोपोर्शनल है ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। और जब दोनों को ऊपर नीचे मेरे बेटा कैंसिल करोगे है ना, ऊपर नीचे कैंसिल करोगे तो हमारे पास क्या बनता है इक्वेशन बेसिकली 1/E1 अंडर रूट E1 डिवाइड बाय E, दैट इज अनदर इक्वेशन, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास कम था, वेलोसिटी V1 होगी, तो प्रेशर बढ़ा के P2 कर दिया वेलोसिटी क्या हो जाएगी। लेकिन अगर पेपर में कंपैरिजन आ गया हमसे सवाल में कि बोला भाई 3 मीटर पर सेकंड से गैस मूव कर रहे थे, मीन वैल्यू इसकी 3 मीटर पर सेकंड थी, उस वक्त प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, बाद में उसका प्रेशर बढ़ गया 6 एटमॉस्फेयर हो गया, तो बताइए उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देन यू हैव टू फाइंड इट, आइए एक सवाल करवाते हैं। देखिए इस इक्वेशन मेरे बेटा याद रखिए जब प्रेशर बढ़ता है तो कौन सी चीज बढ़ जाती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज द प्रेशर लॉ, ठीक है। जब भी आप गैस को कंप्रेस करेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसका मतलब प्रेशर चेंज करने से वेलोसिटी भी क्या होती है गैस की चेंज होती है, ठीक है। कितनी चेंज होती है मेरा बेटा रूट में, आइए लेते हैं पहले, ठीक है। सवाल लेते हैं सॉल्व करने में ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तुम्हें याद रखना कैसे देखिए सवाल the mean value of velocity is 3 meter per second. The mean value of velocity is 3 meter per second at 2 atmosphere temperature. At 2 atmosphere temperature. ऐसा नहीं आ रहा है कॉपी में, सबको नजर आ रहा है? Yes. सॉरी एटमॉस्फेयर प्रेशर बोल, ठीक है। लाइट बंद होती है
चलो प्रेशर, टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, फुल स्टॉप डाले, लिखे इफ प्रेशर इंक्रीज, सही कोई स्टार्ट से रिपीट करना। मेरा बेटा बोलो क्या था, the mean value of velocity is 3 meter per second at 2 atmosphere pressure, ठीक है, at 2 atmosphere pressure. If the pressure increase by 8 atmosphere, if the pressure increase by 8 atmosphere, ये बंद कर देना, इसी बंद कर देना, कर दी बस हो गया, ठीक है, साउंड करता है, okay, 8 atmosphere, if the pressure increase to by 8 atmosphere, what will be the velocity of gas, कितनी वेलोसिटी होगी गैस की, ठीक है मेरे बेटा। अब देखिए आपसे सवाल में सिंपल सी बात बोले कि मीन वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, अगर तो हमारे पास मेरे बेटा प्रेशर कितना था, कितने के बराबर था, 380 सही है, और अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया है, वहां पर कंप्रेस कर दिया गैस को, कितना हो गया 880, मेरे बेटा वेलोसिटी बता दी, ठीक है, सिंपल सी चीज है मेरा बेटा, v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट, मेरे बेटा p1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो याद रखिएगा p1 डिवाइड बाय p, सही। तो अगर मैं इसको इस तरफ भेजता हूं तो v1 इज इक्वल टू अंडर रूट मेरे बेटा p2 डिवाइड बाय p1 इज इक्वल टू v2, किसी को मसला तो नहीं इसमें, इक्वेशन सेट करने में v2 इधर से मल्टीप्लाई में चला गया, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, v2 ऊपर हो गया p1 नीचे हो गया, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की वैल्यू मेरे बेटा बताइए, वेलोसिटी कितनी है 3, p2 बताइए कितना था 8, p1 कितना था मेरा बेटा 2, v2 हो गया मेरा बेटा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 4 सो 2 4 जा 8, 4 का रूट कितना होगा मेरे बेटा मल्टीप्लाई बाय 2, v2 इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे बेटा कितना होगा 2 3 जा 6, बढ़िए वेलोसिटी डन, कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है मेरे बेटा, आगे चले, मेरे बेटा ये समझ आ गई, ये मेरे बेटा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट p से। अब मेरे बेटा लेट्स सपोज प्रेशर, पहले हमने जो कंडीशन की प्रेशर कम था तो वेलोसिटी भी क्या होगी कम, जब भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो मेरे बेटा उसका टेंपरेचर बढ़ता है, टेंपरेचर बढ़ता है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी क्या लेगी, इनिशियल कंडीशन में जो भी प्रेशर था तो वेलोसिटी v1 ले लिया, बाद में प्रेशर बढ़ाने में प्रेशर को p2 ले लिया तो वेलोसिटी भी बढ़ के v2 हो जाए। अब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, तो v1 डिवाइड बाय v2 p1 डिवाइड बाय p2, मेरे बेटा एक ही रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर तुम सोचोगे सर ये प्रोपोर्शनल था आपने इक्वल टू क्यों लगा दिया, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, मेरा बच्चा देखो प्रोपोर्शनल है, इससे जो कांस्टेंट निकलेगा इससे कांस्टेंट निकलेगा, कांस्टेंट दोनों क्या होंगे सेम, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, समझ में मेरा बच्चा, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इससे भी जो कांस्टेंट निकलेगा यहाँ से कांस्टेंट निकलेगा, दोनों क्या होंगे सेम, तो मेरे बेटा कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर मेरे बेटा, डायरेक्ट हो जाएगा p1 डिवाइड बाय p2 से v1 डिवाइड बाय v2 अंडर रूट p1 डिवाइड बाय p2, सही, इक्वेशन क्लियर है मेरे बेटा। ओके, हमने एक इक्वेशन और देखी मेरे बेटा, हाँ एक इक्वेशन और देखिए, वेलोसिटी
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बना मेरे बेटा टी ओवर रो। सही। अब यहाँ से अगर हम देखें दोबारा से रो किसके बराबर है मेरे बेटा मास अपॉन मास T is equal to V को नीचे से ऊपर ले दें इसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटे PV अपॉन क्या मेरे बेटा L। सही। और PV इज इक्वल टू किसके बराबर होता है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। लिखूं मेरे बेटा इसकी जगह तो मसला तो नहीं। मेरे बेटा एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा अंडर रूट 3nRT डिवाइड बाय मेरे बेटा m। सही सही। और therefore मेरा बेटा n into r is equal to मेरा बेटा k बनेगा प्रोजेक्ट है आ जाइए इसको भी देखिए दो इक्वेशन एक साथ बना सकते हैं। चलिए n is equal to क्या होता है मेरे बेटा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सही। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास n की जगह मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे बेटा क्या बना मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT डिवाइड बाय मेरे बेटा m। m से m मर गया मेरा बच्चा। अब मेरे बेटा क्या बना 3RT ओवर कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मास से हमें पता चल रहा है कि अब यहाँ पर दो चीजें पता चल रही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी बढ़ेगी। तो ये तो हमने देख लिया कि जो प्रेशर बढ़ रहा था तो टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ पर वही कंडीशन होगी मेरे बेटा। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बताइए क्या बनना चाहिए V1 डिवाइड बाय V2 दो कंडीशन होंगी अंडर रूट क्या होना चाहिए टेम्परेचर के साथ क्या होना चाहिए T1 डिवाइड बाय T। कंफ्यूजन तो नहीं बेटा क्यों क्योंकि हमारे पास क्या है मेरा बेटा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे मेरा बेटा अंडर रूट टेम्परेचर से। लेकिन याद रखिए टेम्परेचर ऑलवेज बी इन केल्विन इसमें होना चाहिए। आप लोग कभी निकालते वक्त ये गलती नहीं कर देना सेल्सियस। ठीक है निकालते वक्त ये गलती नहीं कर देना सेल्सियस। ठीक है सही। टेम्परेचर को ऑलवेज केल्विन में रखना है। सेल्सियस में वैल्यू दी हुई तो सेल्सियस में नहीं होगी। राइट कंफ्यूजन नहीं मेरे सबको समझ आ रहा है। ओके मेरे बेटा देखो अगर हमारे पास लेट सपोज 120 कितना था केल्विन से हमने टेम्परेचर को बढ़ा के कर दिया 480 केल्विन। समझ रहे टेम्परेचर बढ़ा दिया और इनिशियल वेलोसिटी थी v के बराबर। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर है तो v2 किसके बराबर कर सकते हैं। टेम्परेचर इनिशियल कितना था मेरा बेटा इनिशियल टेम्परेचर कितना है 120 फाइनल कितना मेरा बेटा गरम करके 480। तो इनिशियल वेलोसिटी v है तो बताइए v2 कितना होगा। हाँ मेरे बेटे कैसे v1 डिवाइड बाई इज इक्वल टू अंडर रूट t1 डिवाइड बाई। सही मेरे बेटा मुझे v2 निकालना मेरा बेटा v1 इज इक्वल टू वैसे ले लेंगे अंडर रूट t2 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू v2। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता ना। ओके मेरा बेटा सारी वैल्यू थी v1 इनिशियल वेलोसिटी कितनी v। अब मेरा बेटा फाइनल ये कितना था अब मेरा बेटा 480 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू v2। 480 डिवाइड बाई मेरा बेटा 4 बना 4 का रूट लेंगे कितना होगा मेरा बेटा फाइनल वेलोसिटी कितना बना 2 डबल हो गया। टेम्परेचर आपने 4 गुना बढ़ाया वेलोसिटी डबल हो क्योंकि अंडर रूट में। ठीक है टेम्परेचर आपने 4 गुना बढ़ाया वेलोसिटी कितना गुना बढ़ा डबल हो मेरा बेटा अंडर रूट लेना पड़ेगा। से तो जितनी भी वैल्यू आई टेम्परेचर की आप सिंपल निकालो टेम्परेचर कितना गुना टेम्परेचर बढ़ चुका पहले के मुकाबले और उसका रूट दे कितनी गुना बढ़ जाएगा मेरा बेटा वेलोसिटी। समझ टेम्परेचर 4 गुना बढ़ा वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी। वजह क्या है अगर टेम्परेचर बढ़ता 16 गुना
हाँ मेरे बेटा, आगे समझ, 16 का रूट लेना पड़ेगा, पहले मेरे बेटे सबको समझ आ गई? ओके, ठीक है, अब बोलो बेटे, सही। तो टेम्परेचर 4 गुना बढ़ा तो मेरे बेटा वेलोसिटी बढ़, गैस मॉलिक्यूल की स्पीड टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा मेरे बेटा, चेंज, क्लियर, ठीक है ना। और अगर मेरा बेटा हम इसको मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट से देखें तो कैसा है मेरा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही। इससे मेरे बेटा देखो मॉलिक्यूलर मास नीचे है ना, तो मेरे बेटा इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट से देखिए, मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट से देखिए तो मेरे बेटा मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट से देखिए तो वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके मेरे बेटा, मॉलिक्यूलर मास, सही। अब अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हो तो मेरा बेटा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए मेरा बेटा, डिफरेंट, क्या ऐसा हो टेम्परेचर अगर सेम हो, टेम्परेचर सेम हो दो गैस का, लेकिन उनका दो डिफरेंट गैस है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, डिफरेंट, तो मेरा बेटा वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो देखो ऊपर नीचे ये सारी चीजें कांस्टेंट नहीं हो जाएगी, क्योंकि 3R तो कांस्टेंट है सर, टेम्परेचर भी सेम रहेगा दोनों गैस का, दोनों का टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। मेरा बेटा क्या चेंज होगा दोनों गैस में, मॉलिक्यूलर मास, दोनों की स्पीड भी क्या होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये पता चला कि हमें अगर एक ही टेम्परेचर पे डिफरेंट गैस को रखा जाए तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट, सेम, टेम्परेचर सेम होने से गैस की वेलोसिटी सेम, अगर गैस सेम होगा तो वेलोसिटी सेम होगी, अगर गैस डिफरेंट हुआ तो उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, वो डिपेंड करता है मेरे बेटे किस पे, मॉलिक्यूलर मास। अगर टेम्परेचर सेम भी है, सही ना, तो अगर हमारे पास लेट सपोज दो डिफरेंट गैस है, एक ऑक्सीजन के लिए लेंगे और एक लेट सपोज हाइड्रोजन के लिए लेंगे, ठीक है ना, तो मेरा बेटा ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन का मेरा बेटा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, सही ना। और अगर हाइड्रोजन के लिए ले तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, सही है मेरे बेटा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें वैसे डिवाइड करके तो क्या बनना चाहिए इक्वेशन मेरा बच्चा, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट, मेरा बेटा इनवर्स है ना तो उलट आएगा, इनवर्स है तो उलट आएगा, मेरा बेटा क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और इसके नीचे आएगा मेरा बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ, डायरेक्ट, मेरा बेटा देखो ये समझ आ गया, मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दो डिफरेंट गैस ले लिए तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का वेलोसिटी मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, तो मेरे बेटा डिवाइड करोगे तो ये इनवर्स में ना, ये नीचे से पता चलेगा ऊपर, तो इनवर्स में लिखना है, अगर ऑक्सीजन को ऊपर लिखा तो मॉलिक्यूलर मास उसका नीचे आएगा, हाइड्रोजन को नीचे लिखा वेलोसिटी तो मॉलिक्यूलर मास का आएगा ऊपर आएगा, ये इनवर्स रिलेशन। अगर हमसे पेपर में सवाल पूछ लिया कि बताइए भाई तीन गैस है, चार गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और मेरे बेटा हमारे पास CH4 है, तो इनमें से कौन सी गैस की वेलोसिटी आप कंपैरिजन करके बताइए कि किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कंपैरिजन करके बताइए कौन सबसे ज्यादा होगा, फिर ग्रेटर देन करके लिखिए सबसे ज्यादा किसकी वेलोसिटी होगी, हाँ वेलोसिटी बताइए सबसे ज्यादा किसकी, मेरा बेटा सिंपल सी तरीका है, सबको कंपैरिजन करेंगे, सबका क्या निकालो मेरा बेटा, मॉलिक्यूलर मास, जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि इनवर्स है ना, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी कम वेलोसिटी, और जितनी कम मॉलिक्यूलर मास मेरे बेटा उतनी ज्यादा वेलोसिटी। तो अब मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितना होगा मेरे बेटा 32, हाइड्रोजन का मेरा बच्चा 2, नाइट्रोजन का मेरा बच्चा 28 और मीथेन का मेरा बच्चा 16। डन। अब वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन की, उससे अब उससे कम कौन, वेलोसिटी ऑफ CH4। अब मेरे बेटा वेलोसिटी ऑफ
नाइट्रोजन, और सबसे कम किसकी होगी? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कम करेंगे। क्लियर? सही मेरे बेटे? तो कंफ्यूजन तो नहीं? सही मेरे बेटा, आगे चले, कर लिए कॉपी। ठीक है, आते मेरे बेटा गैस लॉस। ठीक है, गैस लॉस। गैस लॉस मेरे बेटा, गैस लॉस के अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेरे बेटा मास, है ना, एम। दूसरा मेरे बेटा वॉल्यूम, और मेरे बेटा वी, टेम्परेचर, और मेरे बेटा टेम्परेचर टी, और प्रेशर है मेरे बेटा। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं, इनको स्टडी करते हैं एक साथ या एक दूसरे के कंपेयर करते हैं। पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स। ओके, सारे पैरामीटर्स में हम कभी किसी को कांस्टेंट रखते हैं और दो को चेंज करके देखते हैं। इसी के तरीके से मेरे बेटा डिफरेंट लॉस बने। पहला लॉ हमने पढ़ा था मेरा बच्चा, वॉइस। वॉइस मेरे बेटा किसके दरमियान रिलेशन बताते हैं? वॉल्यूम एंड प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। ठीक है मेरे बेटा, ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर जब भी बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे बेटा? सर बोले एसी चला दें, बहुत सारे। ओके, तो मेरे बेटा लेकिन याद रखें इन दोनों के दरमियान में एक चीज, दो चीजें कांस्टेंट है। क्या मेरे बेटा? मास भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, दोनों चीजें कांस्टेंट है। चलो ओके, प्रेशर, वॉल्यूम of gas is inversely proportional to pressure. ठीक है, दो चीजें कांस्टेंट रहेगी मेरे बेटा। कौन कौन सी चीजें? मास एंड टेम्परेचर। ठीक है मेरे बेटा, वॉल्यूम कैपिटल वी से लिखेंगे, वेलोसिटी को स्मॉल वी से लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके मेरे बेटा? ठीक है, अब मेरे बेटा जब हम इसको
क्या लेते हैं मेरे बेटा, प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं, क्या बनता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन हमारे पास मेरे बेटा अगर हम दो कंडीशन में बनाए, इनिशियल और फाइनल, तो मेरे बेटा क्या बनता था, P1 V1 इज इक्वल टू, लेकिन मेरा बच्चा ये कब होता है, मास भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी क्या है मेरे बेटा, ठीक है ना। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन तब तक वैलिड है जब दोनों चीजें कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा अगर मास को चेंज किया, जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है P into V, ठीक है ना, P into V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बेटा मास के। जैसे जैसे बढ़ेगा ये उस वक्त तक कांस्टेंट रहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जब तक क्या कांस्टेंट रहता है, मास। लेकिन गैस फिल करना शुरू किया, गैस फिल करेंगे तो मेरे बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ने की वजह से क्या होगा, अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं मेरे बेटा, मास, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है, क्या मेरे बेटा, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। अब मेरे बेटा अब यहाँ पर हम वही काम करें, मेरे बेटा अगर हमारे पास PV डिवाइड बाई M इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ से निकले, इसका मतलब इनिशियल कंडीशन में अगर हम देखें तो क्या बनेगा, P1 V1 डिवाइड बाई M1, और जब हमने मास को बढ़ाया तो क्या बना, P2 V2 डिवाइड बाई, सही मेरा बेटा। एंड यू कैन सी दैट मेरा बच्चा V वॉल्यूम एंड मास एक साथ, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम विल बी मेरा बेटा डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय, और अगर 1 ओवर लॉग करूं तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, V अपॉन, देखो यहाँ पर क्या लग रहा है मेरा बेटा, V1 डिवाइड बाय, तो इसका मतलब ये नहीं होगा V1 डिवाइड बाय M1 इज इक्वल टू किसके बराबर, ρ1, और मेरे बेटा V2 डिवाइड बाय M2, तो मेरे बेटा इसका मतलब ये होगा P1 डिवाइड बाय ρ1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय, समझ आ रहा है मेरे बेटा, क्योंकि गैस की डेंसिटी मेरे बेटा वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, सही ना। अब गैस को देखो, इमेजिन करो डेंसिटी क्या चेंज हो जाती है सर, हाँ मेरे बच्चे चेंज हो जाती है, कैसे, अब जब इनिशियल कंडीशन में है कंटेनर, हमारे पास जितना भी मेरे बेटा इसका वॉल्यूम था, हमने यहाँ तक ले लिया इसका वॉल्यूम V1, लेकिन मेरे बेटा मास है इसका M1, लेकिन अगर हमारे पास मैंने मास फिल नहीं किया और इस ऊपर से पिस्टन लगाकर इसके वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ मेरे बेटा, अगर मैंने पिस्टन लगा के ऊपर से प्रेशर इंक्रीज किया और ये आगे नीचे चला गया, तो मेरा बेटा वॉल्यूम कम हो गया, V2 हो गया, लेकिन क्या मास चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, मेरा बेटा फील ही नहीं किया तो मास तो वही है, क्योंकि नंबर ऑफ गैस सही है, मेरा बेटा वॉल्यूम चेंज हो गया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया, मास वही है, तो डेंसिटी क्या होगी मेरा, चेंज, डेंसिटी चेंज हो जाती है, जैसे जैसे तुम गैस को कंप्रेस करते हो डेंसिटी चेंज, ठीक है, और जैसे जैसे गैस को ओपन करते हो मेरा बेटा डेंसिटी चेंज, डन। प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी चेंज, उनके दरमियान रिलेशन कैसा है मेरा बेटा, P1 डिवाइड बाय ρ1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय ρ, प्रेशर और डेंसिटी के दरमियान कैसा रिलेशन है। आगे चलो, 10-15 मिनट ऊपर ले लूँ, चला मुझे आइए मेरे बेटा 400 और मेरे बेटा 400 किसी ने मेरे रिलेशन बताता है, वॉल्यूम एंड क्या क्या कांस्टेंट रहना चाहिए मेरे बेटा, दो चीजें कांस्टेंट, क्या मेरे बेटा दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी, मास भी और प्रेशर,
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जबकि मास और प्रेशर क्या रहेगा मेरे बेटा, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हम देखें इसका रेशियो मेरे बेटा क्या रहता है, अब मेरे बेटा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इसके बराबर होता है कांस्टेंट, है ना? ये मल्टी कांस्टेंट आएगा जो भी मल्टीप्लाई से काम देंगे मेरे बेटा डिवाइड सही। और दो कंडीशन में देखें तो मेरे बेटा क्या होगा, v1 डिवाइड बाय t1 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाय, लेकिन ये किस कंडीशन में वैलिड है मेरा बेटा, जब भी मास भी कांस्टेंट हो और प्रेशर। क्योंकि ग्राफ के बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, आज थोड़ा टाइम कम है सही, तो इसे इसमें स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा। लेकिन ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इस प्रोपोर्शनल होता है मेरे बेटे किसी मास, ठीक है ना। मास बढ़ाओगे मेरे बेटा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरे बेटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो v1 v डिवाइड बाय m into t इज इक्वल टू किसके बराबर है, कांस्टेंट सही ना। और इनिशियल कंडीशन में देखें तो v1 डिवाइड बाय m1 into t1, और बाद में मास बढ़ाया वॉल्यूम भी बढ़ गया, v2 डिवाइड बाय m2 into t2। इन चीजों को चेंज करके एक साथ टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम। और सारे पैरामीटर को एक साथ स्टडी करना हो तो मेरे बेटा कौन से लॉ को अप्लाई करेंगे, जनरल गैस। अगर प्रेशर बढ़ाए और टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, कौन सा लॉ है मेरा बेटा, प्रेशर। कौन सा लॉ है, प्रेशर। ऐसे लिख लेते हैं प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाए तो प्रेशर बढ़ेगा, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे थे, हाँ बोलो। ठीक है, अब मेरे बेटा अगर मैं लेट सपोज करो मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, अब सोचिए, इमेजिन करिए ये कंटेनर फिक्स है, ऊपर से बंद है, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या लगता है गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हाँ मेरा बेटा। कंटेनर ले लिया हमने, ऊपर से बंद है, बस अभी मास भी रेडी कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ऊपर से बंद है मेरा बेटा सही, इसके अंदर गैस फिल है, ओके। अभी टेम्परेचर मेरा बेटा लेट सपोज T1, और गैस जितना भी जोर से हीट कर रहे हैं, प्रेशर जो भी डेवलप कर रहे हैं दैट इज P1, ठीक है ना। अब बताओ अगर मैं इसको हीट करना शुरू करूं, गर्म करना शुरू करूं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगा या नहीं मेरा बेटा। जब हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और मेरा बेटा जब गैस मॉलिक्यूल वॉल से टकराएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी क्या होगा, ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा तो मेरा बेटा प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। मेरा बेटा प्रेशर डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। मेरा बेटा इस केस में कौन सी चीजें कांस्टेंट है, ऊपर से तो गैस का कंटेनर फुल है और पैक है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, हाँ मेरा बेटा मास भी क्या है, लेकिन ये दोनों प्रेशर, जब टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ आप टेम्परेचर को T2 पे ले जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, P2। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखिए वहां पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और मास, और अगर ये दोनों कांस्टेंट है मेरा बेटा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये था प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। मेरे बेटा सेम तरीके से होगा, P डिवाइड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मेरे बेटा क्या बनेगा, P1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय T2। और अगर सारे पैरामीटर को एक साथ स्टडी करना है तो कौन सी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, जनरल गैस इक्वेशन, an equation which is used to, अब मेरे बेटा किस लिए इस्तेमाल होता है, which is used to study all parameters simultaneously, एक साथ सारे पैरामीटर को स्टडी करना है, किसी को कांस्टेंट नहीं करना, ठीक है, सारे पैरामीटर को चेंज करना है, किसी पैरामीटर को कांस्टेंट नहीं करना मेरे बेटा। सारे पैरामीटर को चेंज करने के लिए किसको अप्लाई करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन, an equation which is used to study all parameters simultaneously, ठीक है। क्या इक्वेशन होती थी मेरा बेटा, P V इज इक्वल टू N सब लोग प्रैक्टिस करें, कर दूंगी। कुछ सवाल आज सॉल्व कर लेते, कल जो है ना आप लोग को मैं कुछ चीजें सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को उस क्लास में, ठीक है। ये सारे मेरे बेटा, मेरा ख्याल है कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा, शायद सारे पास पेपर के क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम क्या कितने काबिल हो गए, कितने सवाल आपको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ मेरे बेटा, पहला सवाल देखिए, जल्दी से बताइए। बॉडी नहीं होनी चाहिए मेरे बेटा, गैस होगा। If the velocity of the gas is v at 20 degrees Celsius, 27 degrees Celsius, what will be its velocity at 927 degrees Celsius? ये साफ कर दूं? Yes sir. 927 degrees Celsius. कितनी होगी सर, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। मेरे बेटा सिंपल से याद रखो, हमारे पास वेलोसिटी और टेम्परेचर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, तो इसका मतलब मेरा बच्चा इक्वेशन ऐसे लगाना, v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू t1 डिवाइड बाय t2, सही ना, डन। तो मेरे बेटा बोलना है अगर वेलोसिटी v है 27 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या वेलोसिटी होगी 9। और मेरे बेटा सवाल को पेपर में हमें जल्दी करना होता है, तो हम इसमें डायरेक्ट ऐड करेंगे, सेल्सियस से किस में लेके जाना है, 273 ऐड करोगे मेरा बच्चा बनेगा ये 300, ठीक है मेरे बेटा, इसमें भी ऐड करोगे सेल्सियस में 273 ऐड करना है लास्ट में, ये बच जाएगा मेरे बेटा 1200, ठीक है। अब मेरा बेटा मैं उलट कर लूं इसको, अगर v2 निकाला है, v2 डिवाइड बाय v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 डिवाइड बाय t1, सही मेरे बेटा। अब बताइए सर 4 कितना आ रहा है, 12 डिवाइड बाय 300, मेरा बच्चा अंडर रूट 4 आ रहा है, सही है। इसको सॉल्व करके मेरा बेटा 3 1 3 3 4 12, मेरा बेटा 2 v2 v1 डिवाइड में उस तरफ क्या मल्टीप्लाई में, v2 इज इक्वल टू 2v1, सही मेरे बेटा, क्लियर डायरेक्ट, बिल्कुल कंफ्यूजन तो नहीं, ये मैं शेयर कर दूंगा आज,
आपके ग्रुप में भी, घर पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जब टाइम मिले, ठीक है? तो फ्री हो तो बैठ के ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, देखेंगे। ठीक है मेरे बेटे, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा हमारा? ये सी आंसर सही। ठीक है मेरे बेटा, नीचे आते हैं अगले दिन। ये किसी ने सॉल्व किया तो आज मैं मानूंगा स्टूडेंट ऑफ द क्लास है। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। अ सिंपल, ये पेपर एप्लीकेट का मेरा ख्याल है 2010 का है, ठीक है? ठीक है मेरे बेटा, क्या है? अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस occupied volume V, pressure P, absolute temperature T and molecules mass of each molecules M। तो बताइए ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, देन हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस किसके बराबर है? इनमें से ये ऑप्शंस, डेंसिटी ऑफ गैस dV is equal to nRT now। EV सर TM upon RT EM over KT आ रहा है, यहाँ पर RT नहीं। तो RT होता है ना बोल्ट्जमैन फंक्शन का R ये होता है हाँ। ये होता है हाँ, ठीक है, जनरल गैस कांस्टेंट पता नहीं क्या होता है। अच्छा, हमें क्या होगा? PM over KT। कैसे मैंने बेटा लगाया हमने? मास अपॉन EV is equal to मेरे बेटा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। R into T होता है मेरा बच्चा। RT मल्टीप्लाई में इसका भेज दे, वॉल्यूम डिवाइड में इसका भेज दे। तो मेरे बेटा ये हमारे पास बना क्या? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय RT is equal to मेरा बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास यही रहा, वॉल्यूम नीचे चल के मास पर यूनिट क्या हो गया मेरा बेटा? वॉल्यूम डेंसिटी। तो M into P is equal to, अब मेरा बेटा ये कैपिटल M आ रहा है, ठीक है ना? is equal to R into T। सही? अब कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास याद है किसके बराबर है? अब मेरे बेटा नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय यानी सही। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास को सेपरेट करते मेरे बेटा, यहाँ से अगर हम सेपरेट करेंगे ये क्या होगा? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मेरा बेटा एवोगाड्रो नंबर। मेरा बेटा m मल्टीप्लाई में इस तरह भेजे डिवाइड में, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होगा? मास डिवाइड बाय n इनटू मेरा बेटा Na, ऐसे होगा ना? ओके। अब हमारे पास मेरा बेटा इसकी जगह मॉलिक्यूलर मास लेकर इसको रिप्लेस कर दूं। n की वैल्यू इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक ले लिया, ठीक है? n इज इक्वल टू 1 हो गया। तो मेरा बेटा मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई में क्या होगा? m इनटू n, सही किया है ना मैंने? ओके, m इनटू n होगा। अब इसकी जगह पुट कीजिए मेरे बेटा, इसकी जगह पुट करते हैं क्या होगा? m इनटू Na p डिवाइड बाय मेरा बेटा RT, सही ना? इज इक्वल टू मेरा बेटा क्या बना? डेंसिटी। और मेरे बेटा हाँ यहाँ से देखिए Na डिवाइड बाय हमारे पास K किसके बराबर होता था? R डिवाइड बाय Na। मेरे बेटा वन ओवर K किसके बराबर होगा? Na डिवाइड बाय R, सही है ना? ओके, Na डिवाइड बाय R, ओके, Na डिवाइड बाय R इनवर्स कर लिया ना 1 ओवर K, ठीक है मेरे बेटा? तो Na डिवाइड बाय R 1 ओवर K आएगा। तो मेरे बेटा M अपनी जगह पे रहा, P अपनी जगह पे रहा, 1 ओवर K का मतलब है K नीचे आएगा इनटू T इज इक्वल टू लेवल, दैट इज ऑल, ठीक है? ये रॉ है सॉरी पेंसिल, ठीक है? डन, क्लियर? मुश्किल सवाल था लेकिन मैं अंदाजा हो गया कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? इनमें से क्या आंसर होना चाहिए, जाने मेरे बेटा? तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये पास पेपर का सवाल है, ठीक है? मेडिकल के पास पेपर में ये सवाल याद है मेरे बच्चा? ये साफ कर दूं? तेज तो नहीं कर रहा मैं? कर दो, सॉल्व कर दो।
अब मेरे बेटे जो आगे निकल चुके हैं वो सॉल्व कर लिया अगला एमसीक्यू नंबर 3 डेल्टा अगर मेरे बेटे टेंपरेचर कितना इंक्रीज हुआ सेल्सियस में और केल्विन में कितना इंक्रीज होगा ठीक है ना तो जितना सेल्सियस में चेंज आता है उतना ही केल्विन में आता है हमने बात की थी लास्ट क्लास में ओके मेरे बेटे कुछ सवालों को हम स्किप करके आगे चलते ताकि ये कुछ आप घर पे भी कीजिएगा जब मैं रात में शेयर कर दूंगा कुछ सवाल मेरे बेटा ये वाला सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 मैं चाह रहा हूं पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 जो पढ़ा है अब मेरे बेटा इफ गैस ये भी पास पेपर का सवाल है ठीक है एलईडी वाला पास पेपर मैंने आपसे शेयर किया था ऑलरेडी ठीक है मेरे बेटा मेरे ये एमडी कैट के सवाल है सारे ठीक है मोस्ट ऑफ द मेडिकल वाले क्वेश्चन है ठीक है उसको भी डिस्कस करेंगे जब मैं साफ करूं ना अब मेरे बेटा क्या है इफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है प्रेशर कांस्टेंट होगा इसका मतलब सर कौन सा होना चाहिए 400 ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब विल अप्लाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विल अप्लाई इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन अप्लाई होगी इन तीनों में से हां मेरे बेटा वॉल्यूम इज volume its volume increase is directly proportional to what मेरे बेटा kinetic energy of molecules decreases kinetic energy of molecules कौन सा होगा मेरे बेटा ये वाला तो होगा मेरे बेटा वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन जब हीट करते हैं तो मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है मेरे बेटा 1 और 3 दोनों होगा डी ऑप्शन सही ऑप्शन सी है ये इनको हीट करना तो ऑप्शन सी तो मेरे बेटा ये हमारे पास डी से ठीक है 1 और 3 दोनों से डन ये सवाल भी आप घर पे कीजिए अब मेरे बेटा 1 BTU 1055 ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए उसके बाद बाकी सवाल घर पे करेंगे 12 और 13 12 देखिए बेटा गेट खोल 12 देखो मेरा बेटा सवाल क्या कहता है आपसे 12 तेरा हाइड्रोजन डिफ्यूजेस कितने टाइम्स मेरा बेटा 4 टाइम्स रैपिडली 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अननोन गैस हाइड्रोजन 4 टाइम्स फास्ट डिफ्यूज हो रहा है दूसरा कोई गैस है अननोन है आप बताइए उस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा मेरे बेटे ये भी हमने किया वेलोसिटी को कंपेयर किया ना वेलोसिटी बता दिया कितना है 4 टाइम्स है यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन की वेलोसिटी देखें तो अननोन से कितने गुना ज्यादा है 4 गुना ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ अननोन हमें नहीं पता वो कौन है ठीक है तो बताइए उस गैस का मॉलिक्यूलर मास मेरे बेटा बहुत सिंपल है आप वेलोसिटी वाला फार्मूला लगाओ ना मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन था मेरे बेटा है ना तो हमारे पास हाइड्रोजन अगर डिवाइड करेंगे मेरे बेटा V अननोन से तो मेरे बेटा क्या होगा M अननोन डिवाइड बाय मेरे बेटा M(S2) सही है मेरे बेटा अब बताइए हाइड्रोजन अगर इसकी वेलोसिटी देखिए हाइड्रोजन के अननोन के मुकाबले में कितनी गुना ज्यादा है 4 तो मेरे बेटा 4 गुना ये देखिए ये लिखा है ना हाइड्रोजन की 4 गुना ज्यादा है V अननोन डिवाइड बाय V अननोन इज इक्वल टू मेरे बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मेरे बेटे 2 V अननोन कैंसिल मेरे बेटे रूट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा मेरा बच्चा इधर क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन डिवाइड बाय कितना मेरे बेटे 2 से मल्टीप्लाई हो गया 32 मेरे बेटे मॉलिक्यूलर मास ऑप्शन नंबर E से ऑप्शन नंबर E से डन ये सारे सवाल आते हैं ये हमने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा है ना इस तरीके से पढ़ा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिवीजन है ना वो पता नहीं अब मेरे बेटा आपने ये भी सवाल पास पेपर का देखो
increase in length on heating is directly proportional to original length, inversely proportional to original length, both A and B remain same or मेरे बेटा none. Okay, सारे सवाल आ गए. इसमें कुछ सवाल पहले skip किए आप लोग घर पे करो. Okay, done.